तो रिन्यूअल ऑफ बिल में देखो क्या है, ए एंड बी दो पर्सन थे, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, ठीक है, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड, ठीक है, वो वापस ए के पास आ गया। अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं ये बिल था 2 मंथ्स का, ठीक है, कितने मंथ्स का था, 2 मंथ्स, और डेट इसकी थी 1 जनवरी 2021। अब 2 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही बी को पहले ही लगा कि मैं तुम्हें टाइमली ये बिल पे नहीं कर पाऊंगा, तो बी क्या करता है, बी ने ए को रिक्वेस्ट की, बी ने ए से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरा ये पहले वाला बिल कैंसिल कर दो और मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो जिसमें मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो बिल पे करने के लिए। मतलब उसने डिसऑनर, अगर वो टाइम आने पर डिसऑनर करता है तो फिर वही सब चीजें होती हैं कि नोटरी में जाके उसको रजिस्टर कराओ, नोटिंग चार्जेस पे करो। तो इसने क्या किया, इसको पहले ही अपनी इनएबिलिटी का पता चल गया कि मैं टाइम आने पर तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, तो ये 2 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही रिक्वेस्ट की इसने ए से कि मेरा बिल कैंसिल कर दो, पहला बिल कैंसिल करके और मुझे एक न्यू बिल ड्रॉ करो, मेरे ऊपर क्या करो, एक न्यू बिल ड्रॉ करो, ठीक है, बी ने ए से रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मान लेते हैं जब ये पहला बिल था इसमें 2 मंथ्स का टाइम था, तो इसकी मैच्योरिटी डेट देखो क्या होगी, पहले बिल की मैच्योरिटी डेट हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2021। अब इससे पहले ही मान लेते हैं बी ने ए को रिक्वेस्ट कर ली 1 फरवरी को ही, ठीक है, पहले ही चला गया वो उसके पास, 1 फेब को रिक्वेस्ट की, तो हमने जो पहला वाला बिल था उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने में क्या होगा, जो बिल ड्रॉ होने पर एंट्री पास की गई थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, मतलब ए की बुक्स में बी वापस से उसका डेटर बन जाएगा और जो बी आर अकाउंट हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो बिल हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक कंडीशन रखी जाती है, ए उसको देखो ऐसे ही थोड़ी ना एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, मान लेते हैं उसने बोला कि मुझे 3 मंथ्स का टाइम दो, अब जब तुम मेरे ऊपर नया बिल ड्रॉ करोगे तो तुम 1 फेब से 3 मंथ्स काउंट कर लेना, मतलब 3 मंथ्स का न्यू बिल ड्रॉ कर दो। तो उसको देखो यहाँ पर 1 या 2 मंथ्स आई थिंक टोटल हम डेट देखेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आएगी ड्यू डेट, अगर मैं 1 फेब से 3 मंथ काउंट करती हूँ तो मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पर इसकी डेट हो जाएगी 4 मई हो जाएगी, है ना। तो 4 मई को जब न्यू मेच्योरिटी डेट आएगी तो देखो इसको कहीं ना कहीं अगर मैं इस पहले वाली मेच्योरिटी डेट से कंपेयर करती हूँ तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इसने इसको अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो कुछ ना कुछ कंडीशन भी जरूर होगी। तो कंडीशन मेनली क्या होती है, इंटरेस्ट, किस चीज की कंडीशन होती है यहाँ पर, इंटरेस्ट की। ए क्या बोलता है बी से, ठीक है मैं नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, जो भी कुछ उसने कंडीशन रखी होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पर एक एंट्री एक्स्ट्रा आती है इंटरेस्ट की, ठीक है। इंटरेस्ट ए के लिए इनकम है और बी के लिए एक्सपेंस है, तो बी अपनी बुक्स में इंटरेस्ट डेबिट करेगा, ए अपनी बुक्स में इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इतना है, तो मैं एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इसी की हेल्प से तुम्हें ये कंसेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि वही सेम चीज रिपीट होगी अगर मैं सेम दोबारा करती हूँ तो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारी बुक में 23 है रिन्यूअल का, एक बार इसको देखते हैं, इससे तुम्हें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है तीनों में ही रिन्यूअल की ही बात की गई है। लिखा हुआ है ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स सेल किए, तो देखो गुड्स सेल करने की बात बोली है तो तू हमें सेल और परचेज की एंट्री भी पास करनी है, ठीक है। कब सेल की है, 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को उसने गुड्स सेल किए हैं 16,000 के। लिखा हुआ है बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ बिल, सेम डेट पर उसने 3 मंथ का बिल एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया होगा, तो बिल हमारा एक्सेप्ट हो गया सेम डेट पर। ऑन द ड्यू डेट, अब इसने देखो इस बार क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि टाइम आने से पहले ही उसने रिक्वेस्ट कर दी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मतलब
वो डिसऑनर ना करके वो उससे रिक्वेस्ट कर लेगा ड्यू डेट पर भी, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले होना है ये काम, ड्यू डेट तक। क्योंकि ड्यू डेट वाले डे अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसको नॉर्मली डिसऑनर मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ऑन द ड्यू डेट बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। वो बोल रहा है कि एक उसने इसको रिक्वेस्ट की कि इस बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है, बिल को रिन्यू कर दो कितने टाइम के लिए, फॉर 2 मंथ्स, फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये रिक्वेस्ट उसने कब की है, ड्यू डेट पर। ड्यू डेट मतलब मेच्योरिटी डेट पर। तो यहाँ से अगर मैं मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करती हूँ 1 सितंबर से 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स में इसमें ऐड करती हूँ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर हो जाएगी। 4 दिसंबर 20 को उसने क्या बोला है कि फॉर 2 मंथ्स का टाइम उसको और दे दो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें 2 मंथ्स और ऐड कर लेंगे तो वो नेक्स्ट मेच्योरिटी डेट आएगी। लेकिन उसने देखो बोला है ए एग्रीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। ए ने क्या बोला, ठीक है लेकिन तुम मुझे अभी 9% पर एनम के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। क्या कंडीशन रखी गई है इसमें, कंडीशन हमारी क्या है कि तुम्हें इमीडिएटली पे करना है इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ ड्यू नहीं करना, इमीडिएटली पे करना है, इंटरेस्ट करना है। कितना रेट है हमें, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ये रेट पर एनम का है। तो देखो वो उससे कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जितना उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है उतने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो 16,000 के ऊपर क्या करेगा, 16,000 के ऊपर 9%, एक्स्ट्रा टाइम कितना मिला है उसको, 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट उसको तभी पे करना है तब उसका बिल रिन्यू किया जाएगा। टू दिस बी वॉज एग्रीड, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। तो अब ए और बी हम दोनों की बुक्स में ही एंट्री पास कर लेते हैं, ए की बुक्स में भी और बी की बुक्स में भी। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर बिल कैंसिल करना है, पहले वाला बिल, फिर उस बिल को रिन्यू करना है, ठीक है। उसके उस बीच में इंटरेस्ट भी है। तो पहली एंट्री तो हमारी हो जाएगी 1 सितंबर की, क्या ए की बुक्स में और बी की बुक्स में पहले सेल परचेज की एंट्री होगी, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000। इसकी बुक्स में कर लेते हैं 1 सितंबर को, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 16,000, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारी पहली एंट्रीज ही हैं। सेकेंड एंट्री क्या होगी, 1 सितंबर को ही बिल ड्रॉ करने की एंट्री पास की जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अगर तुम्हें केस समझ में आ जाता है ना तो इस चैप्टर में एंट्रीज करने में फिर कुछ भी नहीं है। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अपने आप से एंट्री बन जाती है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब ड्यू डेट आई, अगर देखो बिल रिन्यू नहीं होता तो ड्यू डेट पर आने पर क्या होता, ड्यू डेट हमारी इसमें है 4 दिसंबर। ड्यू डेट आने पर क्या होता, बिल पे कर दिया जाता, तो ये अपनी बुक्स में क्या करता, पेमेंट की एंट्री पास करता, ये रिसीव करने की एंट्री पास करता। लेकिन बी ने ए से रिक्वेस्ट की तो कि तुम मेरा बिल रिन्यू कर दो। अब देखो वो रिन्यू करने के लिए बोल रहा है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो बिल है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री का रिवर्स कर देंगे, तो हम बी को वापस से अपना डेटर बना लेंगे और ये जो बी आर अकाउंट डेबिट किया हुआ था ये बी आर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला वाला बिल हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर ये भी अपनी बुक्स में रिवर्स एंट्री पास कर लेगा, बीपी अकाउंट डेबिट कर देगा और ए को वापस से अपना क्रेडिटर बना लेगा, ठीक है। तो जब बिल रिन्यू करने की बात आती है तो पहले हमें पहले वाला बिल कैंसिल करना पड़ता है। उसके साथ में एक कंडीशन रखी गई थी कि बिल तुम्हारा रिन्यू जब होगा जब तुम
इंटरेस्ट पे कर दोगे इमीडिएटली। तो देखो ये अपनी बुक्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, तो 4 दिसंबर को उसको उसे इंटरेस्ट पे करना था, बी ए को इंटरेस्ट पे करेगा। तो बी ए को जब इंटरेस्ट पे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट में बोल सकती हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट मैं यहीं पर ही कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 16,000 के ऊपर 9%, वो भी कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का, 2/12, सॉरी 2/12। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? चेक कर लो एक बार, 2/6 कैलकुलेट करके बताओगे मुझे एक बार ही? 16,000 का 9% डिवाइड बाय, तो ये आ रहा है 240 रुपीज। ठीक है, तो उसने उसको क्या किया है? 240 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है। क्योंकि पे किया है ना, तो देखो हमने सीधा रिसीव करने की एंट्री पास की है, उसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएटली पे करना है। ये पे कर रहा है तो इसकी बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है। टू कैश अकाउंट, इसने पे कर दिया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो पहले उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? बिल को रिन्यू कर देंगे, यानी कि हम नया बिल ड्रॉ करेंगे। अब ए क्या करेगा? बी के ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करेगा फॉर 2 मंथ्स। तो नया बिल ड्रॉ करेगा तो सेम डेट पर, मतलब मैच्योरिटी डेट जो थी पहले बिल की, उसी डेट पर ए बी के ऊपर फिर से बिल ड्रॉ करेगा। बिल ड्रॉ करेगा तो वही एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट। अब ये न्यू बिल है, टू बीज अकाउंट। कितनी अमाउंट के लिए ड्रॉ करेगा? वही 16,000 के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसने पे कर दिया, वरना ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हो? यहाँ पर फिर मैं कैश अकाउंट डेबिट ना करके बी को डेबिट करती अगर ड्यू की एंट्री पास होती, लेकिन उसने पे कर दिया ना, हमने सीधा कैश रिसीव कर लिया। तो जो नया बिल ड्रॉ होगा वो 16,000 के लिए ही होगा। कुछ केस ऐसे भी होंगे जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नया बिल ड्रॉ किया जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो देखो रिन्यूअल का कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस बीच में ये 2-3 एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती हैं, और ये हैं सारी पुरानी एंट्रीज, नया कुछ नहीं है इनमें भी। तो ये हो गया नया बिल ड्रॉ होने की एंट्री। अब उसने उसमें क्या लिखा था? द बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी, जो नया बिल है वो मेच्योरिटी पर पे कर दिया गया है। अब ये 2 मंथ्स का बिल था, तो 2 मंथ्स इसमें ऐड करेंगे तो 4th फेब, और फेब में भी 3 डेज ऐड कर देते हैं तो 7th फेब आएगा यहाँ पर, है ना? 7th फेब, और ईयर भी चेंज हो जाएगा 21, क्योंकि दिसंबर था ना ये। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब ये पैसे, इसको पैसे मिल जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 16,000। ठीक है, और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसने पे कर दिया। तो ये था हमारा रिन्यूअल का कंसेप्ट। समझ में आया? यस मैम। तो देखो इसमें जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, मैं अगर आगे की क्वेश्चन भी रीड कर रही हूँ ना, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, बट ऊपर इनमें कोई क्वेश्चन मुझे रिटायरिंग का मिल लग नहीं रहा है देखने में। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले, जो इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, रिन्यूअल का कंसेप्ट भी है और डिस्काउंटिंग वगैरह ये सब भी है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अगर रिटायरिंग का कोई क्वेश्चन तुम्हारी उसमें आता है तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लास्ट ईयर का ध्यान है कि रिटायरिंग, अच्छा रिटायरिंग का मिसलेनियस में डाल दिया इन्होंने। चलो मिसलेनियस में कवर कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है उसको कंप्लीट कर लेना। Amar sells goods to Bhola 10,000 and draws upon him a bill for the amount payable 3 months after date. तो वही हमारी स्टार्टिंग की दो एंट्रीज तो मैं इस क्वेश्चन में करूंगी नहीं, तुम खुद कर लेना। फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री तुम करोगे खुद, ठीक है। पहली एंट्री सेल परचेज की है और दूसरी एंट्री बिल के लिए है। अमर ने भोला को गुड्स सेल किए हैं तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो जाएंगी बिल से परचेज सेल की और दूसरी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। आगे लिखा हुआ है द बिल इज एक्सेप्टेड बाय भोला। अमर डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंकर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 150 इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, 150 का डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं बैंक ने और उसने अपने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा दिया। भोला फेल्स टू मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, अब मैच्योरिटी आने पर भोला ने पेमेंट नहीं किया, यानी कि उसने बिल डिसऑनर कर दिया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि भोला उससे रिक्वेस्ट करने गया था। अगर रिक्वेस्ट करता तो हम पहला वाला बिल कैंसिल कर देते, बट उसने टाइम आने पर पेमेंट ही नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या हुआ, अमर पेज ऑफ हिज बैंकर्स एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹100। अब देखो, अब अमर ने फिर अमर को पेमेंट करेगा बैंक को। अमर कौन करेगा, बैंक को पेमेंट किसको करना पड़ेगा, जब भोला पेमेंट नहीं देगा तो अमर बैंक को पे करेगा। और तो लिखा हुआ है अमर ने अपने बैंक को पे कर दिया एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹100। ये ₹100 मुझे बता सकते हो किस चीज के होंगे? ये कह रहा है ना कि बैंक को पेमेंट कर दिया और ₹100 और देने पड़े हैं एक्स्ट्रा, वो ₹100 किस चीज के हैं? कोई बताएगा? हाँ भाई, जब भोला ने बिल डिसऑनर किया तो अमर ने बैंक को पेमेंट किया इंक्लूडिंग ₹100। वो ₹100 जो भोला अमर ने एक्स्ट्रा दिए हैं बैंक को, वो किस चीज के दिए होंगे? डिसऑनर होने पर क्या होता है, क्या पे करना पड़ता है हमें? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है। बिल इस टाइम बैंक के पास था तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े होंगे। तो वो नोट बैंक जब अमर से रिकवरी करेगा तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस करेगा। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है भोला गिव्स अ फ्रेश बिल 2 months डेट टू अमर फॉर ₹10,250 which he met on maturity. Show necessary journal entries in अमर्स। देखो, हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो हमारी वही सेल परचेज की और बिल एक्सेप्ट करने की है। मैं थर्ड एंट्री पास करती हूँ। डेट हमारी है फर्स्ट, क्या डेट दी हुई है इस क्वेश्चन में? कोई डेट नहीं दी हुई, तो सीक्वेंस हम वही डेट का अपना नंबर सीक्वेंस वही नंबरिंग करेंगे यहाँ पर एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो देखो थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, अमर ने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया है। जब बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं तो क्या एंट्री पास होगी? लिखा हुआ है ₹150 डिस्काउंट चार्जेस गए, तो उसको बैंक अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था? 10,000 का था। तो बैंक से जो पैसे मिलेंगे उसको, उसके अकाउंट में जो पैसे आए होंगे वो ₹150 माइनस करके आए होंगे, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगी 9,850। जो ₹150 डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं वो इसके लिए एक्सपेंस हो गए, तो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू BR अकाउंट। इस एंट्री को तो, ये एंट्री तो आती है ना सबको डिस्काउंट कराने की। अभी क्या किया है, अमर ने बिल डिस्काउंट करा लिया। इसकी बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है कि डिस्काउंट कराए या कुछ भी करे अपने बिल का। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब मेच्योरिटी डेट आई, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेच्योरिटी डेट आने पर क्या हुआ है, फोर्थ एंट्री हमारी, मेच्योरिटी डेट आने पर भोला ने पेमेंट नहीं किया, उसने बिल डिसऑनर कर दिया। यहाँ पर डिसऑनर है और उसके बाद फिर वो है, मतलब फ्रेश बिल ड्रॉ किया गया है। रिन्यूअल नहीं हुआ, मतलब पिछला बिल कैंसिल नहीं किया गया, पिछला बिल पहले डिसऑनर हुआ है और फिर एक नया बिल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब रिन्यूअल तो उसमें बस कैंसिलेशन की एंट्री एक्स्ट्रा होती है, यहाँ पर क्या है, डिसऑनर की एंट्री होगी। तो ऑलमोस्ट डिसऑनर और कैंसिलेशन की एंट्री सेम होती है, अगर नोटिंग चार्जेस का ही एक डिफरेंस होता है बस। तो देखो अमर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, जो बैंक वाले हैं वो अमर से पैसे लेंगे, तो
तो अमर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब बैंक कितने पैसे लेगा? 10,100। उसमें लिखा हुआ है 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिए गए, और अमर क्या करेगा? भोला को डेबिट कर लेगा इतने अमाउंट से। भोलाज अकाउंट डेबिट कितना? 10,100। समझ में आया? ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा किस चीज के हैं? नोटिंग चार्जेस के। इसकी बुक्स में देखो क्या एंट्री पास होगी मैच्योरिटी डेट पर। जो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा 10,000। ये डिसऑनर की एंट्री है। नोटिंग चार्जेस डेबिट, इसके लिए ये नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, इसलिए ये अपनी बुक्स में डेबिट करेगा। देखो ये 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस का बर्डन अमर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। अगर उसे बैंक को पे करना पड़ा तो वो भोला से रिकवर कर लेगा, इसलिए ये अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं करता। ठीक है, नोटिंग चार्जेस डेबिट कौन करेगा? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था, टू अमर्स अकाउंट 10,100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? डिसऑनर की एंट्री। अब इसके बाद देखो क्या हुआ है। जब बिल डिसऑनर हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमर ने भोला के ऊपर एक फ्रेश बिल ड्रॉ किया है फॉर 2 मंथ्स, और देखो बिल की अमाउंट देखोगे कितनी है? 10,250। अब देखो जब वो नया बिल ड्रॉ कर रहा है और उसने 2 महीने का टाइम दिया है उसको, तो हम वैसे तो देखो 10,100 पे करना था, लेकिन उसने नया बिल ड्रॉ किया है 10,250 का, जबकि अमाउंट था 10,100। तो जो ये 150 रुपीज एक्स्ट्रा हैं ये किस चीज के हैं? फॉर इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट वर्ड यूज ना करके इनडायरेक्टली तुम्हें बताया गया है कि जो नया बिल ड्रॉ हुआ है वो ज्यादा अमाउंट का ड्रॉ हुआ है, तो तुम्हें खुद से ये बात समझनी है कि ये जो ज्यादा अमाउंट है एक्स्ट्रा जितना भी वो उससे ले रहा है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,250 माइनस 10,100। वैसे तो 10,100 था, बट एक्स्ट्रा ले रहा है वो 250 रुपीज का नया बिल ड्रॉ किया है, तो वो 150 रुपीज इंटरेस्ट के हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा यही था मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था, उसने इंटरेस्ट इमीडिएटली पे किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया, उसने उतना इंटरेस्ट उसका ड्यू कर लिया, मतलब नया बिल जो ड्रॉ किया है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट किया है। तो पहले हमें यहाँ पर फिफ्थ एंट्री इंटरेस्ट के लिए पास करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट के लिए देखो क्या एंट्री पास होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसको कैश मिल गया था तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया था, बट यहाँ पर वो क्या करेगा? भोला को डेबिट करेगा, मतलब भोला को अपना डेटर बनाएगा 150 रुपीज से। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तभी तो भोला के अकाउंट में टू टू 10,250 अमाउंट बैठेगा ना टोटल। देखो 10,100 से तो पहले से डेबिट था भोला, 150 रुपीज से और उसको डेबिट कर लिया। ये हमने क्या किया है? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास की है। इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया, इंटरेस्ट ड्यू किया है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये अपनी बुक्स में क्या करेगा? इंटरेस्ट डेबिट करेगा। प्लीज इस एंट्री को ध्यान से देख लो, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके समझ में आ जाएगी ये चीज, दोनों में क्या डिफरेंस है। वहां पर इंटरेस्ट पे कर दिया था, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू किया गया है, और वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया, तुम्हें खुद से समझना है। ये इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है, समझ रहे हो? अब तुम देखोगे, अब जब हम नया बिल ड्रॉ करेंगे तो 10,250 का करेंगे, क्योंकि देखो भोला के अकाउंट में यहाँ पर 10,100 थे, 150 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 10,250। तो सिक्स एंट्री नया बिल ड्रॉ करने की करेंगे। नया बिल जब ड्रॉ करेंगे तो वही BR अकाउंट डेबिट टू भोलाज अकाउंट, कितना? 10,250। अगर हम डायरेक्टली 10,250 का ड्रॉ कर लेते नया बिल तो ये 150 रुपीज एक्स्ट्रा कहां से आते? पहले हमें 150 रुपीज इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तब हम नया बिल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? अमर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यानी कि जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे ना, उसमें बस अब 2-3 एंट्री और एक्स्ट्रा हो गई उसके आगे की ये वाली एंट्रीज। ये एंट्री एक्स्ट्रा आ गई इंटरेस्ट की, फिर ये एंट्री एक्स्ट्रा आ गई, और फिर लास्ट एंट्री मैच्योरिटी डेट आएगी।
मैच्योरिटी डेट कौन से वाले बिल की? नए वाले बिल की, जो ये हमने अभी अभी ड्रॉ किया है। मैच्योरिटी डेट आने पर लिखा हुआ है कि उसने उसको पे कर दिया है, तो यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिन्यूअल का कंसेप्ट। ठीक है, तो रिन्यूअल में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। पहले वाला बिल कैंसिल किया जाता है, फिर एक एंट्री इंटरेस्ट की आएगी, उसके बाद नया बिल ड्रॉ होगा। तो नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री वही जो पहले वाले बिल की हम एंट्री करते हैं, मतलब एंट्रीज रिपीट हुई है, बस कंसेप्ट में थोड़ा सा इन्होंने एडिशन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये आगे ना यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में इन्होंने रिबेट वाला क्वेश्चन डाला है। ठीक है, जो रिबेट वाला क्वेश्चन है इन्होंने मिसलेनियस में ऐड किया है। जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें रिबेट वाला पॉइंट नहीं है कहीं भी। तो मैं तुम्हें रिबेट वाला पॉइंट और बता देती हूँ, रिबेट में क्या होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी किसी कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं स्किप करती हूँ तुम उनको साथ साथ करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, इसके बाद मैं रिबेट वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ एक बार। तो रिबेट का पॉइंट, रिबेट क्या होता है? तो रिबेट क्या मतलब, कंसेप्ट का नाम तो क्या है, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। ठीक है, कंसेप्ट का नाम तो हमारा ये है। अब देखो रिबेट का मतलब क्या है, यहाँ पर रिबेट का मतलब होता है छूट एक टाइप की। अगर मैं हिंदी में लिखूं मतलब कि एक टाइप का डिस्काउंट है। ठीक है, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट में हमारा क्या है कि बिल की पेमेंट ना, जैसे रिन्यूअल में तो क्या था कि उसने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दो पार्टी थी। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और उसको 3 मंथ्स का टाइम दिया। कितने मंथ्स का बिल ड्रॉ किया उसने? 3 मंथ्स का। मान लेते हैं डेट थी हमारी 1 जनवरी 2021। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट करके उसको वापस दे दिया। तो देखो अगर मैं 1 जनवरी के हिसाब से मैच्योरिटी डेट देखती हूँ तो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 4 अप्रैल। ठीक है, बी ने क्या किया, ए को रिक्वेस्ट की या फिर कुछ भी बोलो, उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें टाइम से पहले ही पेमेंट कर दूंगा। वैसे तो मैच्योरिटी डेट कब थी? 4 अप्रैल, लेकिन बी ने ए को पेमेंट कर दिया, मान लेते हैं 1 मार्च को ही। बी ए के पास पहुंचा और उसने बोला कि मैं तुम्हें 1 मार्च को ही पेमेंट कर देता हूँ। अब देखो बी के पास जो टाइम था, वैसे देखा जाए तो 4 अप्रैल तक का टाइम था, लेकिन यहाँ पर बी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें टाइम से पहले ही पैसे दे देता हूँ, तो क्या तुम मुझे उस पर कुछ रिबेट दोगे, कुछ डिस्काउंट दोगे अगर मैं तुम्हें पहले ही पेमेंट कर दूंगा? वैसे तो मेरे पास टाइम है कि मैं नेक्स्ट मंथ तक पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे देता हूँ तो क्या मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ए इस बात के लिए नॉर्मली एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है पहले दे दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा। मान लेते हैं बिल था 10,000 का, तो ए बी ने ए को जब पहले ही पेमेंट कर दिया होगा, हो सकता है कि उसने 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया हो। तो जब बिल की पेमेंट बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले हो जाती है तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाली पार्टी को डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये ही डिस्काउंट हमारा रिबेट कहलाता है। मतलब कि छूट मिल गई उसको कि वो 100 रुपीज कम पे करेगा, यानी कि जब वो 1 मार्च को पेमेंट करेगा तो 9,900 रुपीज पे करेगा, 100 रुपीज का उसको रिबेट मिल जाएगा। अब एक बात सोचो, यहाँ पर रिबेट बी को मिला है, तो बी के लिए ये रिबेट क्या हो जाएगी? इनकम। और ए के लिए ये रिबेट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। समझ रहे हो? और तुम्हें पता है रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या होते हैं? एक्सपेंस ए की बुक्स में क्या होगा? डेबिट, यानी कि रिबेट हमारा ए की बुक्स में तो डेबिट होगा,
और रिबेट बी की बुक्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बस इतना काम होना है यहाँ पर, टाइम से पहले पेमेंट हो जाएगी और वो थोड़ी कम पेमेंट करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा पहले पेमेंट करने पर, और उस डिस्काउंट को नाम दिया जाता है रिबेट। तो ये वाले क्वेश्चन तो और भी छोटे हो जाते हैं, मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही पेमेंट हो जाती है और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैच्योरिटी डेट तक भी वेट नहीं किया जाएगा, पहले ही ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर रिबेट का क्वेश्चन देखती हूँ तो तुम्हारा मिसलिनियस का ना जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन तुम्हारा रिबेट के ऊपर ही दिया गया है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें 3 केसेस दिए हैं इन्होंने, तीनों अलग अलग केस हैं और इसमें एक केस इन्होंने रिबेट का डाल दिया। तो मैं तीनों ही केसेस करा देती हूँ, तुम्हारे बाकी 2 केस से भी रिवाइज हो जाएंगे पहले वाले कंसेप्ट। ठीक है, एक बार ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे डाउट्स होंगे तो बस वही होंगे एक्स्ट्रा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा था अभी 2 क्लास लगेंगी, बट नहीं लगेंगी क्योंकि कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे और भी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी कितना, 400 रुपीज। यानी कि यहाँ पर मैं ए बी ऐसे लिखूं या बी और ए ऐसे लिखूं, मतलब ये ड्रॉअर है या ये है ड्रॉअर, कौन सा केस सही है, फर्स्ट या सेकंड? अगर लिखा हुआ है ए और बी, बता सकते हो मुझे? मैंने फर्स्ट जो लिखा है वो सही है या सेकंड सिचुएशन जो लिखी है वो सही है? किसने किसका उधार है, मतलब किसके ऊपर, किसने सेल किया होगा, किसने परचेज किया होगा? ए ने सेल किया होगा बी को या बी ने ए को सेल किया होगा? बी ने को। बी ने ए को, यानी कि ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि लिखा हुआ है ए और बी, यानी कि ए के ऊपर उधार है कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्रीज करूंगी। हमें हैबिट किस चीज की है, हम ए इसको बनाते हैं बी इसको बनाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इस बार हमारा बी ड्रॉअर है और ए ड्रॉइंग। ठीक है, ए और बी 400 रुपीज। A accepted a bill of exchange at 3 months for the amount which B discount for rupees 380. A ने बिल एक्सेप्ट किया और A को वापस दे दिया, और B ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया, डिस्काउंट। ठीक है, 380 रुपीज में। अगर 380 में डिस्काउंट कराया है तो इट मीन्स 20 रुपीज उसने डिस्काउंट चार्जेस पे किए होंगे बैंक को। पे क्या मतलब उसके बिल से डिडक्ट कर लिए गए होंगे। ठीक है, तो बी ने क्या किया था, ये बिल बैंक से डिस्काउंट, जहां लिखा हुआ है ना कि डिस्काउंट करा लिया, इट मींस उसने बैंक से डिस्काउंट कराया है, तो उसको बदले में 380 रुपीज मिले हैं और 20 रुपीज उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे। ठीक है, यहाँ तक का हमारा नॉर्मल पहले भी हम देखते हुए आए हैं। आगे लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इन्होंने 3 केसेस दिए हैं। इफ द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मेट ऑन मैच्योरिटी, और तीसरा केस है हमारा रिबेट वाला। ठीक है, तो पहला और दूसरा केस तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो रिपीट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। थर्ड केस है हमारा किस चीज का, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। तो थर्ड केस हमारे लिए नया है, पहले फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ए बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमें क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो हम सीक्वेंस नंबरिंग करके चलेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो देखो बी की बुक्स में हमारी बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये ध्यान से, ए और बी ध्यान से लिखना है हमें, हैबिट तो अलग पड़ी हुई है ना थोड़ी। इसकी बुक्स में क्या होगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, 400 रुपीज। अब देखो बी ने क्या किया था, ये बिल डिस्काउंट करा लिया था, तो पहले डिस्काउंट कराने की एंट्री पास कर लेते हैं, क्योंकि जो बाद में हमें 3 केसेस दिए हुए हैं ना, उनके लिए ये स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज कॉमन हो जाएंगी, फिर हम ए बी सी डालकर करेंगे, क्योंकि बार बार हम ये तीनों एंट्रीज नहीं करेंगे ना तीनों केसेस में। ये एंट्रीज हमारी कॉमन हो जाएंगी तीनों केसेस के लिए।
अगर एग्जाम में भी ऐसे केस बनाकर क्वेश्चन आते हैं तो भी तुम्हें क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। स्टार्टिंग की जो एंट्रीज हैं वो कॉमन रहेंगी, उनको बार बार तुम हर एक केस में रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, उसने जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया तो उसको 380 रुपीज मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 380 रुपीज, 20 रुपीज उसके डिस्काउंट चार्जेस कट गए, तो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 20 रुपीज। ये किस लिए कटते हैं डिस्काउंट चार्जेस? क्योंकि बैंक को भी तो कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए ना उसमें। और अगर बैंक आज उसको 400 रुपीज दे देता तो बैंक को क्या फायदा होता अगर 400 रुपीज देकर 400 रुपीज ही मिलेंगे, ठीक है। इसकी बुक्स में नो एंट्री, इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये तो थी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज, मैं 3 गलत बोला था, 2 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री बिल की, बिल एक्सेप्ट करने की, और दूसरी एंट्री हमारी बैंक से डिस्काउंट करा लेने की, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो फर्स्ट केस में लिखा हुआ है हमारा कि उसने बिल डिसऑनर कर दिया। अब हम यहाँ पर केस 1 लिखेंगे अपना, ए लिखा हुआ है डिसऑनर, बिल हमारा क्या हुआ है, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट आने पर। जब बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। ए जो बैंक है वो बी से पैसे रिकवर कर लेगा, जब ए ने पैसे नहीं दिए तो बैंक किसके पास जाएगा पैसे रिकवरी के लिए, बी के पास जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ है कि बैंक ने कितना उस पर कुछ नोटिंग चार्जेस वगैरह पे किए हैं, देखो क्वेश्चन में कहीं भी नोटिंग चार्जेस की बात नहीं की हुई, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी। 400 का बिल था ना, तो बिल डिसऑनर की बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ये वापस से ए को अपना डेटर बना लेगा, एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी बुक्स में बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है डिसऑनर होने पर, क्योंकि बैंक ने इसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए होंगे, तो बैंक ने पूरे 400 रुपीज डिडक्ट किए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं बोला, अदरवाइज यहाँ पर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ये डिडक्शन किया जाता। और बी इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, देखो ए की बुक्स में बीज अकाउंट डेबिट, बी को सॉरी बीपी अकाउंट डेबिट, जो बिल्स पेबल उसकी बुक्स में क्रेडिट था वो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस है ही नहीं हमारे पास, सीधे यहाँ पर बी अकाउंट क्रेडिट, बी वापस से उसका क्रेडिटर बन गया, ठीक है। ये हो गई हमारी केस 1 की एंट्री। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में लिखा है बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। अगर हमारा केस 2 होता, मतलब अगर उसने बिल पे कर दिया होता, तो जो ए है वो किसको पेमेंट करता, देखो बैंक को पेमेंट करता, तो बी की बुक्स में कोई एंट्री होती, बी की बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि ये पैसे किसको मिलते, बैंक को मिलते, बैंक के पास है बिल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना देखो। और बी की बुक्स इसकी ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी बुक्स में नॉर्मल पेमेंट की एंट्री होगी 400 रुपीज। क्लियर है? देखो डिसऑनर और ऑनर होने में एंट्रीज, लास्ट जो एंट्री है मेच्योरिटी वाली वो एकदम चेंज हो जाती है सबकी बुक्स में, ठीक है। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तो तुम इजीली कर पाओगे ये एंट्रीज। इसके बाद हमारा केस 3 है, वो हमारा नया केस है, लिखा हुआ है रिटायर्ड अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 months बिफोर मेच्योरिटी। रिटायर्ड, उसने बिल रिटायर कर दिया अंडर रिबेट, मतलब उसको छूट मिली होगी थोड़ी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा, एट 6% पर एनम। देखो ऊपर जब हमें क्वेश्चन बताया था वहां पर दिया था कि 3 months की मेच्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर उसने बिफोर 2 months कर दिया, यानी कि टोटल टाइम 3 months का दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उसने 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दी होगी, तभी तो लिखा हुआ है 2 months बिफोर मेच्योरिटी, 2 months बिफोर मेच्योरिटी। तो देखो अगर उसने 2 महीने पहले पेमेंट किया होगा तो उसको 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा, जो रिबेट है वो 2 महीने का मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ यहीं पर करके दिखा देती हूँ रिबेट की कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। ठीक है, वैसे ये वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, ठीक है, बाद में होगा, मतलब जहां तुम जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे ना उसके नीचे आएगा, लेकिन मैं यही साथ साथ दिखा देती हूँ। 400 के ऊपर 6% कितने मंथ्स का मिलेगा? उसने 2 मंथ्स बिफोर किया है ना पेमेंट, मतलब मेच्योरिटी डेट से कितने दिन पहले किया है उतने दिन का उसको इंटरेस्ट मतलब रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 2/12 कर देंगे, तो देख लेते हैं कितना आएगा ये। 6 डिडक्ट किया तो 4 रुपीज आया, मतलब उसको 4 रुपीज का रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 400 छोटा सा अमाउंट था वो भी, तो उसको उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 400 - 4 मतलब कि 396। तो देखो जब रिबेट वाली पेमेंट आएगी ना, रिबेट वाली एंट्रीज आएंगी, तो देखो एंट्री कैसे होगी रिबेट की, ध्यान से देखना। बी को पैसे मिलेंगे, ये अपनी बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट करेगा। कितने कैश मिलेगा इसको? 396, क्योंकि 4 रुपीज का इसने रिबेट दिया है। ठीक है, जो 4 रुपीज इसने रिबेट दिया है वो 4 रुपीज इसके लिए एक तरीके का एक्सपेंस हो गया, तो ये अपनी बुक्स में रिबेट अकाउंट डेबिट करेगा। क्या करेगा? रिबेट अकाउंट डेबिट करेगा अपनी बुक्स में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया? यानी कि रिबेट में कोई खास चेंज नहीं आएगा, टाइम से पहले पैसा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो डिस्काउंट ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस होता है, तो अपनी बुक्स में उतना अमाउंट डेबिट कर देगा। ये क्या करेगा? देखो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट पूरा 400 से टू कैश अकाउंट। पेमेंट कितना करना पड़ा इसको? 396 टू रिबेट। इसके लिए रिबेट इनकम हो गई क्योंकि इसने पहले पेमेंट किया है, तो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। तो तुम अपने जर्नल एंट्रीज के रूल्स तुम्हें अगर अच्छे से पता है तो इन एंट्रीज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारी है। यहाँ पर हम नरेशन डालेंगे, बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। ठीक है, उसने पहले ही पेमेंट कर दिया ना, ऐसे इसके में सेम एंट्री इसके में आ जाएगी नरेशन। तो देखो ये था हमारा रिबेट का कंसेप्ट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो आगे जो ये मिसलिनियस क्वेश्चन है ना, इनमें सारे कंसेप्ट, अब जितने भी हमने पूरे चैप्टर में कंसेप्ट किए हैं वो सब मिक्सअप करके दिए होंगे। तो देखो अगर तुम देखोगे ना, ये जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं 29, 30, 31, इसमें बहुत कुछ मिक्स करके दिया होगा। तो मैं चाहती हूँ मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन करा दूं, बाकी तुम ट्राई करना। जो तुम्हें डाउट्स होंगे तो तुम मेरे से पूछते तो नहीं हो कोई भी किसी भी क्लास में कि इस क्वेश्चन में डाउट आया है, तो मैं इस चीज का क्या मतलब समझू, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छा, या फिर तुम कर ही नहीं रहे हो। दोनों में से कोई एक ही बात होगी, या तो तुम्हें सब कुछ आता है या तुम करते ही नहीं हो सॉल्व, अगर डाउट्स नहीं आते तो। क्योंकि मुझसे कोई डाउट पूछता ही नहीं है कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट आया है, ये वाला क्वेश्चन करा दो। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने होमवर्क दिया है और तुमने डाउट्स पूछे हो। हाँ भाई, सब समझ में आ रहा है क्या? हम्म, बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं इसमें से? जो सबसे बड़ा है वो देख लेते हैं क्या, जिसमें ज्यादा केसेस कवर है। मुझे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही लग रहा है सबसे बड़ा सा देखने में तो। क्योंकि 3 बिल हैं इस क्वेश्चन में ना, 3 बिल हैं और तीनों बिल को अलग अलग करके बताया होगा। एक बिल उसने डिस्काउंट करा लिया, एक उसने एंडोर्स कर दिया, तीसरे बिल को हो सकता है कलेक्शन के लिए भेज दिया, या पता नहीं क्या किया होगा, देखा जाएगा। कोई सा बिल उसमें डिसऑनर हुआ होगा, कोई सा ऑनर हुआ होगा, है ना, ऐसे करके कुछ होगा। तो ये दिल्ली या एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, महक वाला क्वेश्चन है, महक नाम से स्टार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम्हारे ऑलमोस्ट मतलब सभी कंसेप्ट तो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन काफी हद तक काफी कुछ कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और तुम ना जब मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ तो तुम्हें अगर एंट्रीज आ रही हैं तो तुम मुझसे आगे आगे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। देखो लिखा हुआ है महक सोल्ड गुड्स। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं पूरा एक साथ नहीं पढ़ूंगी, एक काम करूंगी, जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे अपनी बुक्स में एंट्रीज करते चलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो मिक्सअप हो जाएगा पूरा एक साथ पढ़ना। लिखा हुआ है महक सोल्ड गुड्स फॉर ₹24,000 टू शैली ऑन 31st जुलाई एंड ड्रॉ 3 बिल्स फॉर ₹6,000, 8,000, 10,000। पहला बिल 2 मंथ्स का है, दूसरा 3 मंथ्स का है और थर्ड बिल 4 मंथ्स का है। तीनों का टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो पहले ये स्टार्टिंग की ना 2 एंट्री करते हैं। कौन कौन सी पार्टीज हैं इसमें? महक और शैली। मैं एक लाइन एक स्पेस और ले रही हूँ, क्यों हो सकता है कि कोई बिल एंडोर्स किया होगा तो उसकी बुक्स में एंट्री ही साइड में आ जाएगी। ठीक है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो महक की बुक्स में पहली एंट्री सेल परचेज की मैं कर ही नहीं रही हूँ। फर्स्ट एंट्री तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये तो तुम्हारा ही काम है। सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉ करने की है, तो देखो 3 बिल ड्रॉ हुए हैं। डेट हमारी क्या है क्वेश्चन में? 31 जुलाई 2017। 31 जुलाई 2017 को इसने इसके ऊपर 3 बिल ड्रॉ करे हैं, तो हम उनको नाम देंगे कैसे? BR1। ठीक है, 3 नाम दे देंगे ऐसे, BR1, BR2 सेकेंड हो गया एंड BR3। 3 बिल हो गए हमारे। टू शेल। ठीक है, कितना अमाउंट था टोटल? तीनों बिल का हमें अलग अलग अमाउंट बताया हुआ है। पहले बिल का है हमारा 6,000, 8,000, 10,000। टोटल अमाउंट था 24,000। ठीक है, इसकी बुक्स में क्या होगा? महक को डेबिट कर देगा ये टू BP1, टू बिल्स पेबल 2, टू बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट। ठीक है, 24,000, 6,000, 8,000 एंड 10,000। तो ये हमारे 3 बिल हो गए। और डेट क्या है अभी? 31 जुलाई। ठीक है, अब उसने तीनों बिल का क्या किया होगा, अब हमें ये बताया गया होगा। पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है शी एंडोर्स द सॉरी, ऊपर लिखा हुआ है द फर्स्ट बिल वाज केप्ट बाय महक विद हर टिल मैच्योरिटी डेट। देखो जो पहला वाला बिल था वो उसने अपने पास ही रखा हुआ है। शी एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर कनक। सेकंड बिल को उसने एंडोर्स कर दिया। और थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन 3 सितंबर 2017 एट 12% पर एनम फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो पहले ये वाली एंट्री कर लेते हैं। पहला बिल उसने अपने पास रखा हुआ है, सेकंड बिल एंडोर्स किया है और थर्ड बिल उसने डिस्काउंट किया है। सेकंड बिल कब एंडोर्स किया है ये नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि 31 जुलाई को ही एंडोर्स किया होगा, क्योंकि हमें डेट के सीक्वेंस में एंट्रीज पास करनी है, ये ध्यान रखना। तो जब ये एंडोर्स करेगा तो तीसरी पार्टी इसमें कनक आ गया, यहाँ पर मैं कनक लिख देती हूँ। कनक की बुक्स में भी हम एंट्री कर देंगे, क्वेश्चन में तो पता नहीं किसकी बुक्स में मांगी है, क्वेश्चन में तो बस एक की बुक्स में ही मांगी है, बट हम तीनों की में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, महक की बुक्स में क्या एंट्री होगी? जब ये कनक को एंडोर्स करेगी, कौन सा वाला बिल एंडोर्स किया है? ये सेकेंड वाला बिल। तो ये जो सेकेंड बिल है ये तो क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी बुक्स में क्या होगा? कनक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कनक इसकी बुक्स में क्रेडिटर होगा कभी, तो कनक को डेबिट कर देगी ये, और ये BR सेकेंड अकाउंट क्रेडिट कर देगी 8,000 का। तो ये ध्यान रखना है अमाउंट कितना कितना है कौन से बिल का।
इसको इससे कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री, क्योंकि अभी तो इंडोर्स हुआ है। और ये 31 जुलाई को अपने बुक्स में एंट्री कर लेगी। ये क्या करेगी, बी आर अकाउंट डेबिट। क्या मुझे इसकी बुक्स में भी नाम देने की जरूरत है, नंबरिंग यहाँ पर करने की जरूरत है? इसके लिए तो एक ही बिल है, तो ये तो बस बी आर अकाउंट डेबिट करेगी। ठीक है, टू महक, महक नाम है इसका, क्या है, हाँ महक, कितने का था, 8,000 का। ठीक है, ये तो हो गई बिल एंडोर्स करने की एंट्री। उसके बाद देखो क्या हुआ है, हमें बताया गया था पहला बिल 2 महीने का था, दूसरा 3 मंथ्स का, और थर्ड बिल हमारा है 4 मंथ्स का। तो उसने जो थर्ड वाला बिल है, कौन सा वाला बिल, थर्ड वाला बिल उसने बैंक से डिस्काउंट कराया है, और उसके लिए हमें डेट गिवन है। अगर डेट गिवन नहीं होती तो हम 31 जुलाई मानते, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 3 सितंबर को। कब कराया है, 3 सितंबर 2017 को। कितने में कराया है, हमें डिस्काउंट की वैल्यू नहीं दी गई, हमें उसका रेट बता दिया गया है। तो यहाँ पर हमें देखो डिस्काउंट चार्जेस कैलकुलेट भी करने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ, पहले कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट चार्जेस। देखो थर्ड बिल जो था ना, वो हमारा 4 मंथ्स का था, तो अगर मैं 31 जुलाई से 4 मंथ्स काउंट करती हूँ तो कंप्लीट होंगे हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 31 नवंबर प्लस 3 डेज ग्रेस, यानी कि 3 दिसंबर। इस वाले बिल की जो ड्यू डेट आती वो 3 दिसंबर आती। कब आती, 3 दिसंबर। और हमने कब उसको डिस्काउंट करा लिया, देखो 3 सितंबर को। तो मैं जो डिस्काउंट चार्जेस यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी, कितने का था तीसरा बिल हमारा, 10,000 का, उसके ऊपर 12%। और डिस्काउंट चार्जेस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ्स के कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन बिल को डिस्काउंट कराया है वहां से उस बिल की मैच्योरिटी तक का टाइम, यानी कि 3 सितंबर से 3 दिसंबर तक का टाइम कितना हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर की तो 3 दिन है ही, 3 दिन सितंबर के भी लिए थे, तो 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस कितने मंथ्स के डिडक्ट किए गए होंगे, 3 मंथ्स के, तो ये हो जाएंगे हमारे 300 रुपीज। तो देखो जब महक ने ये बिल डिस्काउंट कराया होगा तो महक की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, समझ में आया ये 3 मंथ्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? तुम ये चेक करोगे कि उस बिल की मैच्योरिटी डेट कब की है, फिर जिस दिन डिस्काउंट कराया वहां से मैच्योरिटी डेट तक का कितना टाइम रह जाता है, उतने टाइम का बैंक उससे क्या ले लेगा, डिस्काउंट चार्जेस ले लेगा। तो देखो इसकी बुक्स में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,700, क्योंकि 300 डिस्काउंट चार्जेस गए होंगे, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 300 टू बी आर थर्ड, कितना, 10,000। इसकी बुक्स में नो एंट्री, और इसको तो इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो ये हो गई हमारी बिल एंडोर्स करने की एंट्री और बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड सेकंड बिल वर ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी बट द थर्ड बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ऑन 3 दिसंबर शैली पेड 5,000 टू हिज अकाउंट। चलो ये तो बाद में देखेंगे, पहले लिखा हुआ है कि जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड बिल है वो उसने टाइम आने पर पे कर दिए। अब देखो जब हमने बिल ड्रॉ किए थे उसकी डेट थी 31 जुलाई, तो फर्स्ट बिल था हमारा 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 सितंबर बैठेगा। 3 सितंबर को, 3 सितंबर क्या है, पहले बिल की मेच्योरिटी डेट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना है, मेच्योरिटी डेट ऑफ फर्स्ट बिल। ठीक है, 3 सितंबर को उसने पे कर दिया अपना पहला बिल, मतलब पहला बिल उसने टाइम आने पर पे कर दिया था। तो यहाँ पर 3 सितंबर को क्या एंट्री होगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहला बिल तो इसके पास ही था तो कैश इसी को मिलेगा, टू बी आर फर्स्ट अकाउंट, जिसके पास बिल होता है पैसे उसे मिलते हैं ना। फर्स्ट बिल हमारा था कितने का वैसे,
6000 का था। ठीक है, इसकी बुक्स में पे करने की एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। ठीक है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है फर्स्ट बिल से। अब बात आती है सेकंड बिल की। सेकंड बिल की जो टाइम था वो 3 मंथ्स का था, तो जुलाई से हम 3 मंथ्स काउंट करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो 3 क्या हो जाएगी हमारी डेट, 3 अक्टूबर हो जाएगी। 3 अक्टूबर 17। ये कौन सी डेट है, मेच्योरिटी डेट ऑफ सेकंड बिल। ठीक है, देखो अगर ये डेट 2 अक्टूबर आती तो हम फिर 1 अक्टूबर लेते, बिफोर 1 डे ले लेते हैं ना अगर नेशनल हॉलीडे पर आ जाता है, ये ध्यान रखना, ये चीज मत भूलना। अब देखो सेकंड बिल उसने एंडोर्स कर दिया था थर्ड पर्सन को, कनक को एंडोर्स कर दिया था, तो इसकी बुक्स में नो एंट्री। इसको तो पे करना ही है, बिल्स पेएबल सेकंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000, और इसको रिसीव करना है कैश अकाउंट डेबिट, इसका पैसा इसको मिलेगा ना कनक को, टू बीआर अकाउंट। इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो ऑनर का केस भी है, डिसऑनर का केस भी है, एंडोर्समेंट का केस भी डाल दिया, डिस्काउंट कराने का केस भी डाल दिया, सब कुछ मिक्सअप कर दिया। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस करना सीख जाते हो तो तुम परफेक्ट हो गए हो इस चैप्टर में, ये समझना। टाइम तो हो गया है हमारा, लेकिन हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हद से 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि थर्ड बिल पर आ गए हम। अब देखो जो थर्ड बिल था वो उसने क्या किया है, डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर कर दिया, थर्ड बिल बैंक के पास है, ये ध्यान रखना। थर्ड बिल की मेच्योरिटी डेट थी 3 दिसंबर, क्या थी, 3 दिसंबर 17, हमने अभी देखा था ऊपर कैलकुलेट किया था। 3 दिसंबर 17 को थर्ड बिल डिसऑनर हो गया है, तो देखो बिल बैंक के पास है, बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस पे किए होंगे, तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, ये क्या करेगा, शैली को वापस से अपना डेटर बनाएगा टू बैंक अकाउंट, इसकी बुक से बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का था और इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस हुआ है, यानी कि 10,150 रुपीज डिडक्ट हुए होंगे, और ये वापस से डेटर बना लेगा 10,150 से। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी 3 दिसंबर की, बिल्स पेएबल थर्ड अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू महक 10,150 नोटिंग चार्जेस, टोटल अमाउंट हो गया 10,150। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका तो रोल वहीं खत्म हो गया ना कनक का। तो इसने क्या किया था, थर्ड बिल डिसऑनर कर दिया था, तो ये हमने उसकी एंट्री पास की है। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन 3 दिसंबर 17 शैली पेड 5,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, यानी कि 5,000 रुपीज प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी कि 5,150 रुपीज उसने पे कर दिया, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months आफ्टर डेट फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 200। द न्यू बिल वॉज मेड बाय शैली, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव। देखो क्या हुआ है, जो इसने क्या किया, सेम डेट को मतलब 3 दिसंबर को ही शैली ने महक को पेमेंट कर दिया, कितना, 5,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। तो हम पहले उस पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। ये अपनी बुक्स में क्या करेगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट 5,150 टू क्या हो जाएगा, शैलीज अकाउंट, शैली से इसको 5,150 मिल गए, तो देखो टोटल था 10,150, लेकिन उसने कितना पे कर दिया 5,150, बाकी का अमाउंट 5,000 रह गया। तो पहले पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, ये हो गई, महक को डेबिट कर देगा टू कैश अकाउंट, ये तो हो गई पेमेंट की एंट्री, जितना उसने पे कर दिया। और उसने बोला है कि बाकी का जो बचा है उसके लिए उसने फ्रेश बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, बाकी का कितना बचा 5,000,
उसके साथ लिखा हुआ है फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हमें वैल्यू दी गई है, कितना इंटरेस्ट है, 200 रुपीज इंटरेस्ट। यानी कि ये जो बैलेंस, तो मैंने अभी देखो पीछे रिन्यूअल वाला क्वेश्चन तुम्हें कराया था, उसमें बताया था तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले तुम 3 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करोगे। शैली को अपना डेटर बनाएगा ये, महक क्या करेगी, शैली को अपना डेटर बनाएगी 200 रुपीज से टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये कौन सी एंट्री होती थी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। ध्यान रखना प्लीज, इस एंट्री को कंफ्यूज नहीं होना है। 3 दिसंबर को ये क्या करेगी, ये अपनी बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगी क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है, और महक को क्रेडिट करेगी कितने से, 200 से। क्योंकि जब नया बिल हम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्रॉ करेंगे तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, ये सब काम 3 दिसंबर को ही हो रहा है क्योंकि कुछ बताया नहीं है बाद में, उसी डेट को उसने पे किया और उसी डेट को एक फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 2 मंथ्स। फ्रेश बिल कितने का ड्रॉ होगा, अब देखो 5000 बैलेंस था प्लस 200 इंटरेस्ट, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, बीआर अकाउंट डेबिट। ये न्यू बिल है, अब मैं इसको कोई 1 2 3 नाम नहीं दे रही क्योंकि पहले वाले 1 2 3 खत्म हो गए। बीआर अकाउंट डेबिट टू शैलीज अकाउंट, कितना, 5200। ये नया बिल ड्रॉ किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में रिन्यूअल भी कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है, मतलब हाँ रिन्यूअल टाइप ही समझ लो। ये हो गया हमारा महक डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5200। जितनी बात क्वेश्चन में लिखी होती है हमें सारी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट लाइन ये भी लिखी हुई है कि सेकंड जो ये फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ था ये उसने टाइम आने पर पे कर दिया है, तो इसकी पेमेंट की एंट्री भी होगी। तो देखो 2 मंथ्स का था, तो 3 दिसंबर से मैं 2 मंथ्स काउंट करूंगी, तो दिसंबर और जनवरी, पूरा दिसंबर जाएगा पूरा जनवरी जाएगा, ठीक है। तो डेट क्या आएगी, पूरा दिसंबर, एक महीना होगा 3 जनवरी को पूरा, फिर 3 फेब को पूरा होगा, तो 6 फेब आ जाएगी यहाँ पर डेट, ठीक है। 3 मंथ्स की ग्रेस हो जाएगा जब टाइम, तो रिसीव कर लेगा ये पैसा। कैश अकाउंट डेबिट 5200 टू बीआर अकाउंट, और ये अपनी बुक्स में क्या करेगा 6 फेब को, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट की एंट्री भी दिखानी पड़ेगी जब लिख दिया कि उसने टाइम आने पर पे कर दिया। क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन में इतनी एंट्रीज हो जाएंगी, इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तभी तो इन्होंने एक की बुक्स में एंट्री मांगी है। ऐसे एग्जाम में सबकी बुक्स में एंट्री करने के लिए नहीं आती, किसी एक की में बोलेगा वो, अब वो किसकी में बोल दे, महक की में थी या शैली की बुक्स में थी, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तुम्हें सारी एंट्रीज करनी आनी चाहिए। मेरे पार्ट पे देखो ये चैप्टर कंप्लीट है, बाकी तुम्हें अगर कोई डाउट आते हैं तो प्लीज बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पहले डाउट्स पूछना। और नेक्स्ट क्लास में हम पहले प्रोविजन वाला चैप्टर कर लेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है इसको कंप्लीट करके हम इससे भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराते हैं। क्लियर है, रेक्टिफिकेशन वाला, तो इसको तो कंप्लीट कर ही लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, थ्योरी वाला चैप्टर है ये, मैं इसके नोट्स तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कुछ पूछना है तो। क्लियर है सबको, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं अच्छे से, यस और नो? यस। ओके, चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय।